ईवान और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 के इस अवसर पर मंच पर आसीन राज्यसभा के सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री नितेश झा जी, यूकॉस्ट के महानिदेशक और इस पूरे समिट के संयोजक आयोजक प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश पंत जी, डॉक्टर डी.के. असवाल जी, सदस्य एनडीएमए भारत सरकार, प्रहलाद अधिकारी जी, आयोजन सचिव विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 और ग्राफिक इरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष, जिन्होंने शानदार आयोजन स्थल, इस प्रकार का एक विशिष्ट स्थल निर्मित किया है, प्रोफेसर कमल घनसाला जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए सभी हमारे कुलपतिगण, अनेक देशों से, विश्व के अनेक देशों से पधारे हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, राजदूतगण, केंद्र और राज्य सरकार के समस्त अधिकारीगण एवं देश विदेशों से पधारे विशेषज्ञ, शोधकर्ता सहित उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों का मैं आज के इस बहुत विशिष्ट सम्मेलन में आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हिमालय के द्वार देहरादून में आयोजित इस विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आप सभी महानुभावों के बीच उपस्थित होने का मुझे भी शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया जैसा कि 3 दिन तक ये सम्मेलन अनवरत रूप से चलेगा, जिसमें सभी हमारे देश और दुनिया के हिमालय राज्यों के प्रतिनिधि, देश दुनिया से आए वैज्ञानिक, शोधकर्ता, हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और जितनी भी ये समस्याएं जिनका हमने अभी भारत सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया, आज कार्यक्रम के आयोजक के नाते, संयोजक के नाते प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने किया और नितेश जी ने भी बातें रखी हैं। जो भी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं उन पर हम बहुत गहनता से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही आज जो तकनीकी नवाचार है, अनुसंधान है, वैश्विक साझेदारी है, उसको और मजबूत करने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस रणनीतियों पर कैसे काम हो, कैसे ठोस रणनीतियां बनाई जाएं, उन सभी पर चर्चा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की जानकारियां, सुझाव, समाधान न केवल उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए उपयोगी साबित होंगे। भाइयों बहनों, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय मात्र बर्फीली चोटियों और विस्तृत पर्वतमालाओं का केवल समूह मात्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत भी है। इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां और जैव विविधता से भरपूर वन संपदा
हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराती है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमालय की विशाल हिमनद प्रणाली न केवल पूरे एशिया के जलवायु मॉडल को नियंत्रित करती है, बल्कि वैश्विक कार्बन चक्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु आज जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हिमालय के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। एक प्रकार का असंतुलन पैदा हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्रों में, विशेषकर उच्च हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वर्षा की तीव्रता लगातार बढ़ रही है और अप्रत्याशित रूप से क्लाउड बर्स्ट तथा उनके परिणाम स्वरूप भूस्खलन जैसी घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं। और बहुत बार तो लगता है कि जो मौसम है वो एकदम से बदल रहा है। जैसे अगर मैं इस वर्ष की बात करूं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर अधिकांश स्थानों पर हमने गर्मी का अनुभव ही नहीं किया। बहुत बार ऐसा लगता है कि अभी बरसात का समय नहीं है, लेकिन बरसात होने लगती है। बहुत बार लगता है कि सर्दी होनी चाहिए, सर्दी नहीं होती है। गर्मी होनी चाहिए, गर्मी नहीं होती है। लगातार इस प्रकार से जो मौसम बदल रहा है, अनेक घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं हो रही हैं। मेरा मानना है इन सभी गंभीर चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वैज्ञानिक संस्थान हैं, हमारे शोधकर्ता हैं, नीति निर्माता हैं, क्षेत्रीय विशेषज्ञ हैं, इन सब के बीच में बहुत मजबूत समन्वय की आवश्यकता है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनना बहुत जरूरी है। और इस दिशा में जो पिछले 2 वर्षों से, तीसरा वर्ष हो गया है, तीसरे 3 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये जो विश्व आपदा प्रबंधन का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सेतु का काम करेगा और अनेक चुनौतियां जो हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। क्योंकि इस सम्मेलन में इन गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विभिन्न महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है। उसी को आधार बनाकर 10 सूत्रीय एजेंडा बनाकर पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण पर काम हो रहा है, जिसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के समय में भी देखने को मिला था। और आज का ही वो दिन है कि सफल सिलक्यारा अभियान के आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस अभियान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा था। आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, विशेषज्ञों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिलक्यारा अभियान उनके शोध के लिए भी है, आगे के बचाव कार्यों के लिए भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से 17 दिनों तक लगातार ये चलने वाला सिलक्यारा टनल का अभियान, उसमें से फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, जो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि सफलता थी। बाबा बौखनाथ की कृपा से, वैज्ञानिकों के तकनीकी प्रयोग से और पूरे देश के लोगों की प्रार्थनाओं ने हमारे सामने आई इस कठिन चुनौती को भी एक सफल अभियान के रूप में बदल दिया। और इस अभियान के बाद हमने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में केवल राहत और बचाव कार्य तक ही हमने उसको सीमित नहीं रखा, बल्कि आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, या आधारित चेतावनियां, प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में भी
अनेक हमने निर्णायक कदम उठाए हैं। आज हम आपदा से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। आप सबको पता है कि हम आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके रिस्पांस टाइम को कम कर सकते हैं, बचाव के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। और इस बार जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर और अन्य हिमालयी राज्यों में भी बड़ी आपदा आई, हमें भी 5 अगस्त 2025 से लगातार, चाहे वो सबसे पहले धराली की आपदा हो, सिलक्यारा श्याना चट्टी का एकदम से मलबा आ जाना हो, जनपद चमोली के थराली, चेपड़ो, कुंत्री, धुरमा ऐसे स्थानों पर, रुद्रप्रयाग जनपद के छेनागाड़ समेत अनेक स्थानों पर 10-15 स्थानों पर, या पौड़ी जनपद का पीठसेन का क्षेत्र हो, सैंजी गांव हो, या देहरादून में मसूरी हो, माल देवता वाला क्षेत्र हो, हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास का क्षेत्र हो, या सीमांत क्षेत्र पिंडारी ग्लेशियर के नजदीक का पौसारी गांव हो, ये सभी गांव, और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी स्थान इस बार आपदा से अछूता नहीं रहा है। जहां आपदा के कारण से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित न हुआ हो, नुकसान न हुआ हो, सभी पूरे उत्तराखंड के अंदर आपदा आई। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमारी जन हानि भी हुई, पशु हानि भी हुई, तमाम मकान, तमाम सरकारी संरचनाएं, बिजली, केबल की तारें, सड़कें, पुल बुरी तरह से नुकसान हुआ। लेकिन बचाव के लिए हमारे पूरे तंत्र ने जिस प्रकार से काम किया, ये हमारा आपदा के प्रति पहले से ही एक सजगता और पहले से जो तैयारी थी, उसके कारण से संभव हो पाया कि हम लोगों को समय पर जो सहायता थी, बचाव था, उसको मतलब ठीक समय से हम कर पाए। मैंने पहले ही कहा कि आपदा का चूंकि उसको रोका जाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उसके रिस्पांस टाइम को कम करना हमारे हाथ में है। और हमने आपात स्थितियों में तमाम कार्रवाइयाँ की, जैसे रैपिड रिस्पांस टीमें गठित करने के साथ ही ड्रोन सर्विलांस है, GIS मैपिंग है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से भी जो आपदा के जोखिम वाले क्षेत्र हैं उनकी पहचान की शुरुआत की है, जिससे ऐसे जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। वहीं दूसरी ओर राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, NDRF, SDRF एवं स्थानीय प्रशासन के बीच भी बेहद बेहतर समन्वय स्थापित किया गया, ताकि समय रहते आपदाओं की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके साथ ही उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को NRSC और IIRS के साथ समन्वय स्थापित कर नोडल एजेंसी के रूप में अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झीलें हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी सेंसर लगाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अभी चूंकि मैं इन आपदाओं के समय में हर उस जगह पर मैंने पहुंचने का प्रयास किया जहां पर आपदा आई, नुकसान हुआ, लोगों के बीच में मैं पहुंचा। मैंने देखा कि बहुत जगह पर जहां लोग, आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो वो ये कहते हैं कि शुरू में मैं भी जब आपदा के बाद कुछ दिल्ली गया, अन्य स्थानों पर गया, तो मुझे लोग कहते थे कि अरे उत्तराखंड में भी आपदा आ गई, क्या इसका मतलब कोई अंधाधुंध निर्माण कार्य हुआ है वहां? तो मैं थोड़ा हैरान हो जाता था। मुझे लगता था कि अब इनसे कोई पूछे कि वे आप सैंजी गांव पौड़ी चले जाइए, किसी ने अगर पौड़ी जनपद का भरसार विश्वविद्यालय से आगे का क्षेत्र देखा होगा, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले, वहां कोई निर्माण कार्य नहीं है जी, असवाल साहब, कोई निर्माण कार्य नहीं। आप पौसारी गांव चले जाइए, बागेश्वर का सीमांत क्षेत्र, उसके आगे जंगली है या आगे ग्लेशियरी है या पर्वत राज है,
कोई वहाँ निर्माण कार्य नहीं है, और धराली में भी कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसा अभी बता रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि कहीं कहीं निर्माण कार्य ऐसे स्थानों पर हुए होंगे, लेकिन उन स्थानों पर मैं कह रहा हूं कि कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी एक प्रकार की एक ही गांव में 10 जगह 15 जगह पर लैंडस्लाइड होता है जहां कोई निर्माण कार्य नहीं है। भवन भी बने हैं तो बहुत पुराने वाले, पुरानी पद्धति के। तो मैंने कहा इसके लिए केवल निर्माण कार्य के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं, दुनिया के वो देश जिम्मेदार हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस भूमंडल का तापमान सबसे ज्यादा बढ़ाया है। सबसे ज्यादा जिन्होंने इस तापमान को बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया है। हम तो पूरे देश को पानी दे रहे हैं, शुद्ध हवा दे रहे हैं, अच्छा पर्यावरण दे रहे हैं। हमारे यहाँ से गंगा यमुना जैसी अनेक नदियां निकलकर सबको जल और जीवन देने का काम कर रही हैं। 71% भूभाग हमारा फॉरेस्ट है, हिम ग्लेशियर हैं, पर्वतराज हिमालय है हमारे यहाँ। तो निश्चित रूप से ये इस सम्मेलन में, चूंकि मुझे ये बात कहते कहते मुझे ध्यान में आया कि जहां इतने सारे आपदा के विशेषज्ञ हों, वैज्ञानिक हों, शोधकर्ता हों, अनेक नवाचारों को करने वाले हमारे 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, तो उनके लिए ये एक शोध का विषय होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि एकदम से क्लाउड फटता है एक जगह पर और वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं है, और एकदम से अपने साथ बड़ा सा मलबा बहुत सारा स्लाइड लेकर आ जाता है। और ऐसा स्लाइड कि वो उसके बाद घरों को तो ऐसे लगता है जैसे कोई ब्लेड से जो है घास काटते हुए चले जाती है, जैसे ब्लेड, इतना बड़ा फ्लैश आता है। और वो एक स्थान पर नहीं, सभी स्थानों पर एक जैसा है। तो ये बड़ा शोध का विषय है हमारे लिए। इसके अतिरिक्त हम लोग जो अभी जितेंद्र सिंह जी ने भी यहाँ पर और हमारे लिए यहाँ घोषणा करी है 3 स्थानों के लिए, हरिद्वार, पंतनगर और औली के लिए, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है उसको भी हम मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि समय पर लोगों को चेतावनी दी जा सके। इसके अलावा हर मौसम का भी पूर्वानुमान लगाकर जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए भी डेटा एनालिटिक्स, सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग की दिशा में भी हम राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पौधारोपण अभियान है, जल संरक्षण है, पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम हैं, इसको भी हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही हम प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के जो परंपरागत हमारे जल स्रोत हैं, नाले हैं, धारे हैं, तमाम प्रकार के जो स्रोत हैं, जो रिचार्ज करने की जिनको जरूरत है, जो बिल्कुल सूख गए हैं, बरसाती नदियां हैं, उनका एक प्रकार से कैसे फिर से उनका चिन्हीकरण करके उनका उपचार किया जाए। और हम राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम भी हमने प्रारंभ किया है। और मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी छोटी सी पहल, हम हिमालय क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार अपनाए गए हमारे नवाचारों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है उस इंडेक्स में। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति को मां मानकर पूजने की परंपरा रही है। हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारे संपूर्ण जीवन पद्धति में प्रकृति के प्रति सम्मान, संरक्षण, सह-अस्तित्व की भावना गहराई से रची बसी है। हमारी संस्कृति में भी है, हमारे संस्कारों में भी है। मेरा मानना है कि यदि हम सभी पर्यावरण संरक्षण को
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आस्था, परंपरा और सामूहिक उत्तरदायित्व के भावना के साथ जोड़कर कार्य करेंगे तो हम वर्तमान में हमारे सामने जो अनेक चुनौतियां, गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का जो हमारे सामने चैलेंज है, उसका हम सफलतापूर्वक सामना करने में सफल होंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सम्मेलन हमारे इस संकल्प को पूरा करने के साथ साथ संपूर्ण विश्व को आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी महानुभावों का मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पधारने पर देवभूमि वासियों की तरफ से भी आपका सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।